आज का हमारा क्लास है न्यूबॉर्न एग्जामिनेशन। कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था, इनिशियल असेसमेंट ऑफ न्यूबॉर्न पढ़ा था। इनिशियल असेसमेंट ऑफ न्यूबॉर्न में मैंने आपको अबगार स्कोरिंग बताया था, ठीक है। तो आई थिंक आपको अबगार स्कोर समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो आप लोग दोबारा मुझसे पूछ सकते हो, है ना। चलिए आज हम देखते हैं न्यूबॉर्न एग्जामिनेशन, ठीक है। तो न्यूबॉर्न एग्जामिनेशन में हम सबसे पहले देख रहे हैं न्यूबॉर्न का क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूबॉर्न देख रहे हैं, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूबॉर्न जो है वो जेस्टेशनल एज के अकॉर्डिंग किया गया है और बर्थ वेट के अकॉर्डिंग किया गया है, ठीक है। तो जेस्टेशनल एज के अकॉर्डिंग, जेस्टेशनल एज से हमारा मतलब है कि ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी, है ना, चाइल्ड का बर्थ कितनी प्रेगनेंसी में हुआ है उसको हम जेस्टेशनल एज कह रहे हैं। इसको हम नॉर्मली वीक्स में शो करते हैं। तो यदि चाइल्ड का जो बर्थ है वो 37 वीक्स से पहले हो गया है तो हम उसे प्रीटर्म कहते हैं। यदि चाइल्ड का बर्थ जो है वो 37 से 40 वीक्स तक, यहाँ पे 4 लिखा हुआ है वो 40 है, ठीक है, 40 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी तक हुआ है तो उसे हम फुल टर्म कहते हैं। और यदि चाइल्ड का जो बर्थ है वो 42 वीक्स के बाद होता है तो हम उसे पोस्टर्म कहते हैं, ठीक है। ओके तो अब हम बर्थ वेट के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो बर्थ वेट के अकॉर्डिंग नॉर्मली चाइल्ड का बर्थ वेट कितना होता है, वो 2.5 से लेके 3.8 केजी तक होता है, ठीक है। यदि चाइल्ड का जो बर्थ है वो 2.5 केजी से कम है या 2500 ग्राम से कम है तो हम उसे लो बर्थ वेट बोलेंगे। यदि उसका 1.5 केजी या 1500 ग्राम से कम है तो वेरी लो बर्थ वेट बोलेंगे। और यदि 1 केजी है ना, 1000 ग्राम से भी कम है तो हम एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट बोलेंगे, ठीक है। ओके अभी नेक्स्ट क्लासिफिकेशन बाय द वेट परसेंटाइल, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, चाइल्ड का जो वेट है ना, वो उसकी जेस्टेशनल एज के अकॉर्डिंग होता है। जेस्टेशनल एज के अकॉर्डिंग मतलब कि चाइल्ड का जितना जेस्टेशन एज होगा उसके अकॉर्डिंग उसका वेट होगा। तो इन केस यदि चाइल्ड का जो वेट है वो उसकी जेस्टेशनल एज के अकॉर्डिंग है, मतलब जितना, जैसे फॉर एग्जांपल 9 मंथ में चाइल्ड का पर्टिकुलर इतना वेट हो, 9 मंथ की जेस्टेशनल एज में, है ना, जो 38 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी का टाइम है उस समय चाइल्ड का पर्टिकुलर वेट होना चाहिए। तो यदि चाइल्ड का वेट उतना ही है जितना स्टैंडर्ड दिया गया है तो हम उसको बोलते हैं एप्रोप्रिएट फॉर जेस्टेशनल एज, है ना। तो यदि चाइल्ड का जो बर्थ वेट है वो 10 से लेके 90 परसेंटाइल, है ना, जेस्टेशनल एज के अकॉर्डिंग है, 10 से 90% के बीच में है जेस्टेशनल एज के अकॉर्डिंग, तो हम उसे एप्रोप्रिएट फॉर जेस्टेशनल एज कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज। तो यदि चाइल्ड का जो बर्थ वेट है वो उसकी जेस्टेशनल एज से, जेस्टेशनल एज के बर्थ वेट से, जेस्टेशनल एज के बर्थ वेट से 10 परसेंटाइल कम है तो हम उसे बोलेंगे स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज, ठीक है। और यदि चाइल्ड का जो बर्थ वेट है उसकी जेस्टेशनल एज से, जेस्टेशनल एज में जितना वेट होना चाहिए उस वेट से यदि 90% ज़्यादा है तो उसे हम कहते हैं लार्ज फॉर जेस्टेशनल एज, है ना, लार्ज फॉर जेस्टेशनल एज कहते हैं, ठीक है। ओके फिर इसके बाद जो फुल टर्म इन्फेंट्स होते हैं वो सारे लगभग सेम नहीं दिखाएंगे, क्यों सेम दिखाई नहीं देते हैं, उनके फीचर सेम नहीं होते हैं क्योंकि मतलब उनका बॉडी बिल्ड अलग हो सकता है, वेट में भी वेरिएशन हो सकता है, इसलिए। ओके फिर हम बात करते हैं, हमारा जो टॉपिक है एग्जामिनेशन ऑफ न्यूबॉर्न का ना। तो न्यूबॉर्न का जो एग्जामिनेशन है वो विदिन 24 आवर आफ्टर बर्थ तक हमें फर्स्ट एग्जामिनेशन कर लेना चाहिए, कंप्लीट फिजिकल एग्जामिनेशन कर लेना चाहिए, है ना। फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या क्या चीज़ें आती हैं, वाइटल साइन, फिजिकल एग्जामिनेशन, न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन और एस्टिमेशन ऑफ जेस्टेशनल एज, ठीक है। तो जैसे ही हम चाइल्ड का इनिशियल असेसमेंट करते हैं तो इनिशियल असेसमेंट के बाद ही हमें जस्ट उसका फिजिकल एग्जामिनेशन भी कर लेना है और कहीं पे कोई कंजेनाइटल एनोमलीज तो नहीं है, कोई हीमोडाइनमिक अनस्टेबिलिटी तो नहीं है, वो सब हम चेक कर सकते हैं। ओके अब इसके बाद नेक्स्ट है वाइटल साइन। तो हम न्यूबॉर्न के अंदर कौन कौन से वाइटल साइन मॉनिटर करते हैं, टेम्परेचर, हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट, ब्लड प्रेशर बहुत ओकेजनली होता है, सारे केसेस में नहीं किया जाता, देन कैपिलरी रिफिल टाइम। ओके तो सबसे पहले हम टेम्परेचर देखते हैं। टेम्परेचर शुड बी टेकन एक्सिलरी, है ना, एक्सिला से लिया जाता है। तो नॉर्मल टेम्परेचर जो होता है वो 36.5 से 37
0.5 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। हम न्यूबॉर्न में रेक्टल टेम्परेचर भी ले सकते हैं, है ना, रेक्टल थर्मामीटर से रेक्टल टेम्परेचर भी लिया जा सकता है, बट ये थोड़ा सा लेस है क्योंकि क्या बोलते हैं इंजुरीज और इन्फेक्शन होने के कारण। पर जो एक्सिलरी टेम्परेचर होता है वो रेक्टल टेम्परेचर से 0.5 से 1 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो कम होता है। देन हार्ट रेट, इट शुड बी ऑब्टेन बाय द अस्कल्टेशन, है ना, अस्कल्टेशन से हम हार्ट रेट को काउंट कर सकते हैं, अस्कल्टेट करके हम उसको मेज़र कर सकते हैं। तो हमें ये पूरा फुल 1 मिनट तक मेज़र करना है। तो आई थिंक आप लोग 3rd ईयर्स हो तो आपको पता होगा कि हार्ट रेट कहाँ से हम अस्कल्टेट करेंगे। ओके, एपाइकल रीजन से, है ना, एपाइकल पल्स हम लेते हैं, एपाइकल पल्स से हमें हार्ट रेट को अस्कल्टेट करना है और क्या बोलते हैं ये पूरा 1 मिनट तक काउंट करना है। तो एपाइकल पल्स का लोकेशन आप लोगों को पता होगा। देन नॉर्मल हार्ट रेट जो होता है वो 120 से 160 बीट्स पर मिनट होता है, ठीक है। यदि चाइल्ड का जो हार्ट रेट है वो 60 से कम है तो उस कंडीशन में हमें उसे रिसक्सिटेट करना पड़ता है। यदि चाइल्ड का जो हार्ट रेट है ना वो 170 से ज़्यादा है तब भी हमें प्रॉपर ऑब्जर्वेशन करना है ना, टैकीकार्डिया की कंडीशन तो नहीं है वो देखना है। देन हमें ये क्या बोलते हैं श्योरिटी करना है कि चाइल्ड ने वेल क्राइंग किया है या नहीं किया है और कोई विगोरियस मूवमेंट्स तो चाइल्ड में नहीं है, ये भी हमें देखना है। देन रेस्पिरेटरी रेट, है ना, तो नॉर्मल जो रेस्पिरेटरी रेट होती है वो 40 से 60 बीट्स पर मिनट होता है ना। तो रेस्पिरेशन जो होता है वो हम चेस्ट मूवमेंट को ऑब्जर्व करके फुल मिनट तक हमें काउंट करना है ना। तो न्यूबॉर्न में जो रेस्पिरेशन होता है वो स्टार्टिंग में पूरा रेगुलर रिदमिक नहीं होता है ना, इसका थोड़ा सा जो रेगुलरिटी मतलब रिदम चेंज रहता है। ओके, फिर ब्लड प्रेशर जो होता है वो रूटीनली मेज़र नहीं किया जाता है ना। नॉर्मल ब्लड प्रेशर वेरीज विद द जेस्टेशनल एज और पोस्टनेटल एज के अकॉर्डिंग ये वेरी करता है, ठीक है। मैं आपको एक वाइटल साइन का मेज़रमेंट का एज के अकॉर्डिंग चार्ट शो करूँगी, उसमें आपको बीपी बताऊँगी कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना है। देन कैपिलरी रिफिल टाइम, कैपिलरी रिफिल टाइम जो है वो हम परफ्यूज़न को चेक करने के लिए करते हैं कि चाइल्ड में प्रॉपर मतलब पुअर परफ्यूज़न तो नहीं है, इसलिए चेक करते हैं, ठीक है। तो कैपिलरी रिफिल टाइम आपको कैसे चेक करना है कि ट्रंक आपको क्या करना है, स्किन को प्रेस करना है, स्किन को प्रेस करके आप हटा देंगे विदिन सेकेंड में। तो आपको ये देखना है कि स्किन अपने नॉर्मल कलर में कितनी देर में आती है, ठीक है, कलर में कितनी देर में आ रही है वो आपको देखना है। तो यदि हम ट्रंक में चेक करते हैं तो ये 3 सेकेंड से कम में आ जाता है और एक्सट्रीमिटीज़ में देखते हैं तो ये 4 सेकेंड होता है। कैपिलरी रिफिल टाइम 4 सेकेंड तक भी हो सकता है। तो यदि डिले कैपिलरी टाइम आ रहा है तो ये पुअर परफ्यूज़न को इंडिकेट करता है। देन फिजिकल एग्जामिनेशन जो न्यूबॉर्न का होता है, फर्स्ट फिजिकल एग्जामिनेशन हम डिलीवरी रूम में ही कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसे ही हम चाइल्ड का इनिशियल असेसमेंट करते हैं उसके बाद हमें उसका फिजिकल एग्जामिनेशन कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। फिर उसके सेकेंड जो एग्जामिनेशन होता है वो 24 आवर के बाद करते हैं क्योंकि बहुत सारे मतलब फिजियोलॉजिकल एडॉप्टेशन चाइल्ड में होते हैं, तो इसलिए हम सेकेंड फिजिकल एग्जामिनेशन भी चाइल्ड में करते हैं। फिर देन थर्ड जो फिजिकल एग्जामिनेशन है हमें वो मदर के डिस्चार्ज होने मतलब चाइल्ड के डिस्चार्ज होने से पहले 24 आवर में करना है। ओके, और इन केस यदि चाइल्ड को कोई न्यूबॉर्न को जो कोई सीरियस इलनेस है कुछ है तो फिर हम डॉक्टर ऑर्डर के अकॉर्डिंग पर डे भी चाइल्ड में जितने बार भी हम चाइल्ड को केयर देने जाएंगे हम एक मतलब उसका रफली एग्जामिनेशन कर सकते हैं और पर डे हमें फिजिकल एग्जामिनेशन चाइल्ड का करना है यदि कोई सीरियस इलनेस है तो। देन मेज़रमेंट्स, है ना, तो फिजिकल एग्जामिनेशन में सबसे पहले आता है आपका मेज़रमेंट्स में हम क्या क्या लेते हैं, वेट, लेंथ एंड हेड सर्कमफेरेंस, मेनली 3 चीज़ें ली जाती हैं और ये चाइल्ड का जो ग्रोथ चार्ट होता है उसमें आपको प्लॉट करना है। ओके, तो वेट वैसे तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि चाइल्ड का जो फुल टर्म न्यूनेट होता है, फुल टर्म इन्फेंट होता है, उसका जो बर्थ वेट होता है वो 2.5 से 3.8 kg के बीच में होता है, ठीक है। यदि 2.5 से कम है तो उसे हम लो बर्थ कहेंगे। और फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ में न्यूनेटल जो अर्ली न्यूनेटल पीरियड होता है 0 to 7 डेज़ का, उस समय चाइल्ड जो होता है वो अपने बर्थ वेट का 10% वेट को लॉस करता है, ठीक है। और उसके बाद आफ्टर द 10 डेज़ के बाद चाइल्ड में क्या होगा, फिर से वेट गेनिंग स्टार्ट हो जाती है। तो 15 से 20 ग्राम पर डे वेट गेनिंग स्टार्ट हो जाती है यदि उसको प्रॉपर फीडिंग मिल रहा है तो।
देन इसके बाद लेंथ, तो चाइल्ड का क्राउन टू हिल लेंथ हम मेज़र करते हैं। क्राउन टू हिल लेंथ से हमारा मतलब है वही हेड टू टोस तक का जो लेंथ होता है वो पूरा फुल लेंथ हम चाइल्ड का लेते हैं। तो ये नॉर्मली 48 से 52 सेंटीमीटर एट बर्थ होता है ना, 48 से 52 सेंटीमीटर एट बर्थ। हम जो लेंथ है चाइल्ड की वो इन्फेंटोमीटर के थ्रू भी मेज़र कर सकते हैं। ये हमारी पीडियाट्रिक लैब में है, मैं आपको डेमो में ये दिखाऊंगी कि चाइल्ड का लेंथ मतलब सारा फिजिकल एग्जामिनेशन और एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट कैसे करते हैं वो मैं आपको शो करूँगी। देन हेड सर्कमफेरेंस है ना, तो हेड सर्कमफेरेंस जो होता है वो इंच टेप से मेज़र करते हैं। और हमें सबसे पहले स्टार्टिंग में ही मतलब जब हम फर्स्ट फिजिकल एग्जामिनेशन चाइल्ड का कर रहे हैं तब हमें कर लेना है, और वीकली उसके हेड सर्कमफेरेंस को हमें मेज़र करना है। तो हेड सर्कमफेरेंस जब हम मेज़र करते हैं तो हमें इंच टेप को फ्रंटल रीजन में रखना है ना, फ्रंट में, और उसको ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस से कवर करते हुए लेके आना है। तो हेड सर्कमफेरेंस जो चाइल्ड का होता है वो 33 से 38 सेंटीमीटर एट बर्थ होता है। ठीक है, इस तरीके से आपको हेड सर्कमफेरेंस चेक करना है। ओके, ये वीकली चेक कर सकते हैं आप। ओके, इसके बाद हम देखते हैं जनरल एग्जामिनेशन। तो जनरल एग्जामिनेशन में हम सबसे पहले देखेंगे कलर। तो कलर हमें स्किन कलर देखना है मेनली पहले। तो यदि चाइल्ड का न्यूबॉर्न का जो पेलर कलर है ना, पेलर है, तो पेलर कलर किस चीज़ को, लो हीमोग्लोबिन को और हाइपोवोलेमिक शॉक को इंडिकेट करता है। ठीक है, इनकेस चाइल्ड को साइनोसिस है तो साइनोसिस हाइपोक्सीमिया को, है ना, उसको प्रॉपर ऑक्सीजनेशन नहीं हो पा रहा है, इस चीज़ को इंडिकेट करता है, मतलब उसका रेस्पिरेशन जो है वो प्रॉपरली नहीं है, लंग्स प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहे हैं। देन पेलोथ्रा, ये कंडीशन है, इसमें जो चाइल्ड का कलर होता है वो रोजी पिंक किस कलर होता है, मतलब थोड़ा सा बहुत डार्क पिंक कलर में होता है बेबी। तो ये किसके कारण होता है, आरबीसी और हीमोग्लोबिन लेवल के एलिवेट होने के कारण, है ना। न्यूनेटल में यदि आरबीसी और हीमोग्लोबिन लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो चाइल्ड का रोजी पिंक कलर दिखाई देता है। ओके, फिर देन है जॉइंडिस। जॉइंडिस तो बिलुर्बिन के एलिवेट होने के कारण होता है। और क्या बोलते हैं आपका जो, यदि चाइल्ड को कोई हीमोलाइटिक डिसीज़ है ना, तो हीमोलाइटिक डिसीज़ में आपका जो है वो मतलब फैट ऑफ हीमोग्लोबिन होता है, और उसका जो लास्ट प्रोडक्ट होता है वो बिलुर्बिन होता है। तो ऐसे करते हैं हीमोलाइसिस की कंडीशन में बिलुर्बिन का जो अमाउंट है वो बढ़ते जाता है। तो ये सब डिटेल हम जॉइंडिस में पढ़ेंगे, है ना। तो जस्ट आपको वॉच करना है कि चाइल्ड की स्किन का कलर कैसा है। फिर इसके बाद साइनोसिस में तो चाइल्ड ब्लू कलर का दिखाई देगा, है ना। फिर एक्रोसाइनोसिस की कंडीशन क्या है, इस कंडीशन में क्या होता है कि चाइल्ड की जो एक्सट्रमिटीज़ हैं और नेल्स हैं, है ना, वो ब्लू दिखाई देते हैं। एक्सट्रमिटीज़ और नेल्स जो होते हैं वो ब्लू होते हैं, तो हम इसको बोलते हैं एक्रोसाइनोसिस, है ना, मतलब पेरिफेरल साइनोसिस है चाइल्ड को। देन जॉइंडिस है ना, तो जॉइंडिस में स्किन का जो कलर होता है वो ब्लू दिखाई देता है। नॉर्मली आपको स्किन को प्रेस करके, है ना, स्ट्रेच करके प्रेस करके देखना है कि स्किन का कलर कैसा है। तो ये भी हम स्किन टेस्ट मैं आपको नियोनेटल जॉइंडिस उसमें पढ़ाऊंगी कि कैसे करते हैं। ओके, फिर स्किन में आपको इसके अलावा क्या देखना है, परप्यूरा, एकाइमोसिस, है ना, मुटलिंग, फिर उसके बाद वर्निक्स कैसियोसा, एडीमा, मंगोलियन स्पॉट और कोलोडियन इन्फेंट। ओके, वर्निक्स कैसियोसा क्या होता है कि न्यूबॉर्न, जैसे ही न्यूबॉर्न का बर्थ होता है तो उस समय उसकी स्किन पर एक चीज़ी वाइटिस, है ना, स्किन मतलब एक लेयर होती है जिसको हम वर्निक्स कैसियोसा कहते हैं। तो ये जो क्या बोलते हैं लेयर है चाइल्ड के मतलब मेन टेम्परेचर को मेंटेन करती है। तो आफ्टर बर्थ के बाद आपको वर्निक्स कैसियोसा को बहुत मतलब क्या बोलते हैं निकालना नहीं है, मतलब वो अपने से ही सेपरेट होगी, उसको ज़बरदस्ती हमें बहुत ज़्यादा रगड़ रगड़ के पोंछ के निकालना नहीं है, नहीं तो चाइल्ड को हाइपोथर्मिया हो सकता है। ठीक है, तो आफ्टर बर्थ के बाद न्यूबॉर्न में एक चीज़ी वाइटेस्ट स्किन लेयर होती है जिसको हम वर्निक्स कैसियोसा कहते हैं। ठीक है, ओके, फिर नेक्स्ट है परप्यूरा। परप्यूरा जो है वो आपका ब्लड कैपिलरीज के ब्रस्ट हो जाने के कारण जो ब्लड होता है वो क्लॉट हो जाता है ना, स्किन के अंदर ही इंटरनल इंजुरीज के कारण क्लॉट हो जाता है। तो इस तरह के रैसेस बॉडी में बन जाते हैं जिसको हम परप्यूरा कहते हैं। तो आपको नोट करना है कि चाइल्ड में परप्यूरा की कंडीशन तो नहीं है। देन मुटलिंग, ये जो कंडीशन है जब चाइल्ड एक्सेसिव हीट से कोल्ड से
एक्सपोजर होता है। यदि हम चाइल्ड को कवर करके नहीं रख रहे हैं तो उस कंडीशन में हमें ऐसा रैसेस चाइल्ड की बॉडी पे दिखाई दे सकते हैं। फिर एडिमा नॉर्मली टर्नर सिंड्रोम की कंडीशन में या कोई जेनाइटो यूरिनरी कंडीशन है तो उस कंडीशन में भी चाइल्ड की बॉडी में एडिमा दिखाई दे सकता है ना। या फिर हीमोलाइसिस जो कंडीशन है उसमें भी एडिमा दिखाई देता है, हाइड्रोफिटेलिस, ये सब हम आगे पढ़ेंगे। फिर मंगोलियन स्पॉट्स है ना, मंगोलियन स्पॉट्स में क्या होता है, चाइल्ड का जो बटक्स है बटक्स पे या ओवर द स्किन पे ब्लूइश डार्क कलर दिखाई देता है। ठीक है, तो ये ब्लूइश डार्क कलर जो होते हैं वो उसको हम मंगोलियन स्पॉट्स कह रहे हैं। ठीक है, तो ये जैसे जैसे एज के साथ धीरे धीरे फेड होते जाते हैं और डिसअपियर भी हो जाते हैं ना। कोलोडियन बेबी ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें चाइल्ड का जो स्किन है वो पील आउट हो रहा है ना, मतलब जैसे संतरे का छिलका निकलता है ना, वैसे उसका स्किन का पूरा जो फर्स्ट लेयर है वो निकलते जाती है ना। तो इस कंडीशन को हम कोलोडियन बेबी कहते हैं। तो ये जो कंडीशन है वो चाइल्ड के लिए सीवियर भी हो सकती है, मतलब स्किन इन्फेक्शन होने के चांसेस भी चाइल्ड को हो सकते हैं। देन रेसेस है ना, तो रेसेस में हम बात करते हैं सबसे पहले ओवर द चाइल्ड का जो फोर हेड है, नोज़ है या चिक पर आपको वाइटिस के स्पॉट्स दिखाई देते हैं है ना, ये पेप्यूल्स दिखाई देते हैं। तो ये इसको हम बोलते हैं मीलिया है ना। ये मीलिया जो होता है वो सिबेशियस ग्लैंड, एक प्रकार से सिबेशियस ग्लैंड के रिटेंशन के कारण होता है, सिस्ट बन जाते हैं और आफ्टर विद इन वीक्स के बाद ये डिसअपियर हो जाएंगे। ठीक है, तो यदि चाइल्ड की नोज़ पर या चिक पर आपको ऐसे वाइटिस स्पॉट दिखाई देते हैं तो आपको नोटिस करना है, इसे हम मीलिया कहते हैं। फिर है इरिथमा टॉक्सिकम है ना, तो इरिथमा टॉक्सिकम में भी जैसे परप्यूरा में जो पैचेस बने थे ना स्किन के, वैसे ही इसमें भी आपको रेड पैचेस दिखाई देंगे, रेसेस दिखाई देंगे स्किन पर। और ये जो होता है ये ज़्यादातर एलर्जी कंडीशन के कारण होता है ना। जैसे ये न्यूबॉर्न जो होता है वो क्या बोलते हैं बेडशीट के कांटेक्ट में आता है ना, तो जो भी हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस होती हैं उसके कारण ऐसे रैसेस बन जाते हैं और ये भी 48 आवर के बाद डिसअपियर भी हो जाते हैं। देन हेड एंड नेक है ना, तो हेड एंड नेक का एग्जामिनेशन मैं आपको कल बताऊंगी। आज बस यहीं तक, यहाँ तक आप लोग इतना पढ़ लें।